मित्रों, आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने इन्फॉर्मेटिव सेशन के इंडिया वर्सेस चाइना पार्ट 1 के सेशन में चर्चा किया था कि 40 साल पहले भारत से कहीं ज्यादा गरीब रहने वाला चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया। तो आइए अब इंडिया वर्सेस चाइना पार्ट 2 के सेशन में बात करते हैं कि वो क्या कारण थे या वे क्या फैक्टर्स थे जिसके बल पर चीन एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और हम एक बड़ा बाजार। दोस्तों, अपना देश भारत और चीन लगभग एक ही समय गणतंत्र हुए थे। वो अक्टूबर 1949 में हुआ था और हम जनवरी 1950 में हुए थे। हालांकि अगर लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमने 1991 में शुरू किया, जबकि चीन ने 1978 में ही किया था। पर सिर्फ इतने से हम उससे इतने पिछड़ गए, हम बाजार बंद चले गए और चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पिछले 1.5 दशक में हमारे यहाँ व्यापार से जुड़े दूरगामी नीतियों का अभाव तो रहा ही, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी सुविधाओं का भी कमी रहा। टैरिफ पॉलिसी का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ लिंक नहीं होना, लाल फीताशाही का हावी होना, मजबूत सरकारों का ना होना, वोट बैंक की राजनीति की तरजीह दिया जाना, जनसंख्या को प्रोडक्टिव नहीं बनाया जाना और सबसे अहम बात कि चीन के साथ सामरिक स्थिरता कायम रखने के लिए व्यापारिक स्तर पर नरम रुख अपनाया जाना, ऐसे तमाम मसले थे जिसके कारण चीन से होने वाले आयात में 5 गुना बढ़ोतरी की दर्ज की गई। वहीं चीन को होने वाले निर्यात में महज 2 गुना ही वृद्धि हुई और चीन एक उत्पादन की फैक्ट्री बन गया और हम उपभोग करने वाले बाजार। तो आइए इसे 5 P's के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये 5 P's है: पॉलिसी, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पावर बैलेंस। तो बात करते हैं पॉलिसी की। मित्रों, आयात मुख्यतः 2 स्थितियों में बढ़ता है। एक, या तो हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हों या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं हो, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्षमतावान नहीं हो। वास्तव में सरकारों ने पिछले 10-15 सालों में मैन्युफैक्चरिंग के प्रति दूरगामी सोच रखकर प्लानिंग ही नहीं की, बल्कि एंटी डंपिंग और कुछ हद तक आयात शुल्क बढ़ाने जैसे छोटे छोटे कार्यों में फंसे रहे, जबकि चीन मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ाने वाले दूरगामी फैसले लेता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अपने देश में पिछले 1.5 दशक में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अनदेखी हुई है। एक समय था जब भारत में 100 रुपए में बनाने वाले सामान चीन में 50 रुपए में मिलने लगे। तो इस समय भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और चीन से वही सामान 50 रुपए में मंगाया कर रहे थे और अपने देश में 40 रुपए के मुनाफे के साथ में 90 रुपए में बेचने लगे। और इस तरह ये बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रियां बंद करके, बेच करके प्रॉपर्टी धंधे में लग गए। निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकारें स्पेक्ट्रम नीलामी करके तो पैसा कमाई, परंतु मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि के उत्पादन के लिए कोई ठोस नीति नहीं लेके आई। बात करते हैं टैरिफ पॉलिसी की। तो टैरिफ पॉलिसी की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के साथ लिंक नहीं रही, जबकि चीन बड़ा ही स्मार्ट तरीके से इसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए किया। चीन जिस भी सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहता था उसमें टैरिफ की दर काफी ऊंचा कर दिया करता था, ताकि कंपनियां आयात करने की जगह उसी देश में जाकर निर्माण करें। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो पिछले 10-12 साल में अगर फोन के आयात पर टैरिफ बढ़ाया गया होता तो ये कंपनियां पहले ही भारत में निवेश कर चुकी होती और हम भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हब होते। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी सुविधाओं में की कमी हमारे देश में हमेशा से रहा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है जिसने हमारे मैन्युफैक्चरिंग को पिछड़ा बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी सुविधाओं में अगर बात करें तो बिजली की बात कर सकते हैं। हम सब इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं, परंतु यह हमारे देश में हमेशा से अपर्याप्त और महंगी रही है। उदाहरण के तौर पर अगर दवा उद्योग को लेते हैं तो आज अगर बात करें कि दवा उद्योग का, तो चीन पर हमारी डिपेंडेंसी लगभग 90% है। दवा उद्योग में काम करने वाले लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं फर्मेंटेशन का कितना महत्व है। फर्मेंटेशन के लिए एक निश्चित तापमान लंबे समय तक चाहिए होता है, जो जनरेटर से संभव नहीं हो पाता है, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिजली की पूर्ति बाधित रही, साथ ही साथ जो उपलब्ध होती वो भी काफी महंगी। परिणाम स्वरूप मेडिसिन इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी चीन की तरफ बढ़ती गई। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आज हालात ऐसे हैं कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब अगर पंजाब के एक शहर
को केरल के एक शहर तक जोड़ा जाए, सामान मंगाने की बात की जाए, तो उसके मुकाबले चीन से सामान मंगाना ज्यादा सस्ता होगा। पिछले 15 वर्षों में चीन जहां जमीन, बिजली जैसे कारकों पर अपने मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव देता रहा है, वही भारत में उपलब्धि नहीं था। चीन के औद्योगिक क्षेत्र के इलाके की बात करें तो ऐसा है कि वहां हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है, जबकि हमारे औद्योगिक इलाके में बरसात के दिनों में कंटेनर निकालना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति राजधानी दिल्ली के भी कई इंडस्ट्रियल इलाके में देखने को मिल सकता है। हमारे यहाँ श्रम कानून भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुकूल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मामले में लाइसेंस राज, प्रतिकूल श्रम कानून और वैधानिक जटिलताएं इतनी अधिक रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहित ही नहीं हो पाता। यहाँ तो लाल फीताशाही इतना रहा है कि हर काम को करने में सरकारी बाबू एहसान करता दिखता है, जैसे न तो यह उसका काम है और न ही देश का काम। रोजगार देने वाले बिजनेस सेक्टर को हमेशा संदेह की नजर से देखता रहता है, जबकि बकौल एक उद्यमी चीन में कोई फैक्ट्री लगानी हो तो लगभग घंटों में जमीन का आवंटन हो जाता है और 3 से 4 दिन में फैक्ट्री का प्लान मंजूर किया जाता है, जो भारत में संभव ही नहीं है। चीन ने अपने सभी इंडस्ट्री को अलग अलग क्लस्टर बना दिया है, मतलब कि एक तरह की इंडस्ट्री एक शहर में, मतलब शहर के हिसाब से इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है, जिससे मैन्युफैक्चरर को काम आने वाले सभी पार्ट्स और सामान एक ही क्षेत्र में मिल जाता है, जिससे उसका कॉस्ट और टाइम दोनों बचता है। इसका सीधा असर प्रोडक्ट के बनाने की स्पीड और उसके प्रोसेसिंग पे पड़ता है। हालांकि भारत में इसकी कोशिश की गई है, कई SEZ बनाए गए हैं, पर इसके आवंटन में पूरी पारदर्शिता नहीं होने से ये भी सफल नहीं रहा है। आजकल यूपी गवर्नमेंट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP के तौर पे काम करते हुए दिख रही है, जो उत्साहवर्धक है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन के मामले में चीन और भारत लगभग सिमिलर है, लेकिन हमारे यहाँ इस जनसंख्या का सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के पीछे उसका मैसिव अर्बनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। 1969 की बात करें तो चीन की जनसंख्या का 17.5% लोग ही शहरों में रहा करते थे, जबकि भारत में ये संख्या 19.5% थी। परंतु आज जहां चीन में 58% लोग अर्बन इलाके में रहते हैं, तो भारत में संख्या मात्र 37% के आसपास है। चीन ने अपने लोगों को कृषि पर के बोझ को प्लानिंग के रूप में प्लानिंग करके उसको हटाया और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट किया, उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड बनाया, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सका। हमने एजुकेशन के मामले में साक्षर होने को ही अपना लक्ष्य बना लिया और स्किल के नाम पर तो योजनाएं बहुत सारी चली, आज भी चल रही हैं, परंतु वास्तव में नीचे स्तर तक इसका उद्देश्य नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए स्किल्ड होने वाले और स्किल डेवलपमेंट पर काम करने वाले दोनों ही जिम्मेवार हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल एवं डेमोक्रेटिक है, जहां 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कई बार कई फैसलों में अलग अलग देश की तरह व्यवहार करते हैं, और इसका साथ ही साथ हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी फैसले लेती है, उसमें चुनाव जीतने की बातों का प्रभाव अवश्य होता है। जनता भी तुष्टिकरण से खुश हो जाती है, और न कि वो देश के पड़ने वाले दुर्गामी परिणामों को देखे। परिणाम स्वरूप जो पॉलिसी बनती है वो वोट ओरिएंटेड होती है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं होती है। उस पर साथ ही साथ किसी भी पॉलिसी का विरोध बड़े आराम से होने लगता है, भले ही उस पॉलिसी का नुकसान कम और देश के लिए फायदा ज्यादा हो। विदेशी कंपनियां भी अपना पैसा लगाते हुए डरती हैं, सशंकित होती हैं यहाँ की सरकारों की स्टेबिलिटी को देखकर, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई सरकार आवे और उसकी डील खत्म कर दे या फिर से उसको रिव्यू में डाल दे, तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं पावर बैलेंस की। तो मित्रों, पावर बैलेंस की अगर बात करें तो सामरिक नीति का दुष्प्रभाव भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ता रहा है। चीन के साथ सामरिक समरसता कायम रखने के लिए भी सरकारें उनके साथ आर्थिक मोर्चे पर नरम पड़ती रही हैं। हम सोचते रहे हैं कि हम व्यापारिक स्तर पर अगर चीन के साथ जितना नरम रहेंगे, चीन हमारे साथ सामरिक स्तर पर उतना ही सामान्य रहेगा, जबकि यह एक बिल्कुल गलत नीति रही है। इसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। इसकी जगह अगर हमने आर्थिक मोर्चे एवं सामरिक मोर्चे पर, दोनों ही मोर्चे पर ध्यान दिया होता, तो आज हम चीन के साथ अच्छा पावर बैलेंस बना पाते। मित्रों, ये था आज का इंडिया वर्सेस चाइना पार्ट 2, जिसमें हमने बात किया आपसे कि किस कारण हम मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़े रह गए। तो इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, टेक केयर, स्टे सेफ।